सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी हरियाणा की जो कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है। इनमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराते हैं बीएड के। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इस सब्जेक्ट की ये थर्ड क्लास है, 2 क्लासेस हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये कोहेलबर्ग साहब हैं, इन्होंने नैतिक विकास से रिलेटेड एक सिद्धांत दिया है। वो क्या है, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, स्तर कौन कौन से होते हैं, ये आपके बीएड एग्जाम में आता है। लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है। तो कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, इससे इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। शॉर्ट में पूछ लेते हैं आपसे, लॉन्ग में पूछ लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन से मतलब होता है जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है उसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जो आपके होते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। बीएड एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको पता है तो। इसके अलावा जो बच्चे पेड नोट्स के लिए क्वेरी करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। अब कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अब बच्चों का विकास कैसे होता है उसके बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। उनमें से कोहेलबर्ग साहब भी हैं। कोहेलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास से संबंधित सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत में कोहेलबर्ग ने यह बताने की कोशिश की है कि बच्चों का नैतिक विकास कैसे होता है, किन अवस्थाओं वगैरह से होकर गुजरता है बच्चों का नैतिक विकास। ठीक है, अब नैतिक विकास क्या होता है ये भी आपका पेपर वाला पूछ लेता है। अलग अलग सामाजिक स्थितियों में हम अपना जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो उन परिस्थितियों में समाज के नियमों के तहत सही गलत के बीच निर्णय लेने की जो हमारी क्षमता होती है उसे हम कहते हैं हमारा नैतिक विकास है। हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे सामने कोई समस्या आ गई, हम सोचते हैं ना कि क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा, क्या करना चाहिए हमें। वो जो हम सोचते हैं वही हमारा नैतिक विकास होता है। जैसे अगर कोई हमारे दादाजी रोड के साइड खड़े हुए हैं, क्या हमें उन्हें रोड क्रॉस करानी चाहिए, रोड क्रॉस करानी सही है या गलत है, तो करानी चाहिए। लेकिन अगर वो दादाजी पॉकेट मार है तो क्या हमें रिस्क लेना चाहिए कि रोड क्रॉस कराएं, क्या पता में हमारे पॉकेट मार ले या कोई चीज़ चुरा ले। तो ये सही गलत के बीच निर्णय ले रहे हैं ना हम। तो क्या किसी की हत्या करना सही है या गलत है, अगर हम किसी की हत्या करते हैं क्या वो सही रहता है या गलत रहता है। अगर गलत रहता है तो फिर बॉर्डर पे हम क्या मार सकते हैं या नहीं मार सकते आतंकवादियों को। तो स्थितियों के अनुसार, अलग अलग परिस्थितियों के संदर्भ में, हमारे समाज के नियमों, मान्यताओं, मूल्यों के तहत जब हम सही गलत के बीच निर्णय लेते हैं तो वही हमारा नैतिक विकास कहलाता है। अगर हमारी कोई पिटाई कर रहा है और हम सोच रहे हैं क्या हमें भी इसे उल्टा पीटना चाहिए, वो क्या नैतिक विकास है आपका। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जब आप ये सोचते हैं समाज के नियमों के तहत क्या करना सही रहेगा और क्या नहीं सही रहेगा, वो आपका नैतिक विकास होता है। आसान भाषा में आप इसे ये समझो, सही गलत के बीच निर्णय लेने की जो हमारी क्षमता होती है वो नैतिक विकास होता है। अब बच्चों का नैतिक विकास कैसे होता है, किस अवस्था के बच्चे किस आधार पर सही गलत के निर्णय लेते हैं, उसके बारे में कोहेलबर्ग साहब ने एक सिद्धांत दिया है। वो इनका कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है, जिसे हम कोहेलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थियरी बोल देते हैं। अब कोहेलबर्ग ने क्या किया, अलग अलग आयु के बच्चों को लिया, उनके ग्रुप वगैरह बनाए, काफी लंबे चौड़े एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने। अलग अलग आयु के बच्चों के ग्रुप बनाए और उन्हें कहानियां सुनाई, नैतिकता से रिलेटेड कुछ कहानियां सुनाई। इसी तरह से कि एक दादाजी जा रहे थे, हमने उनकी हेल्प करी, उन्होंने हमारा पॉकेट मार लिया। अब बताओ क्या दूसरे की हेल्प करनी सही है या गलत, या क्या हमें हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कोई हमें पीट रहा था या एक बच्चा बीमार था, क्या हमें उसे दवाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, जबकि वो दुश्मन का बच्चा है। बताइए आप क्या करोगे। युद्ध में आपको दुश्मन का एक बच्चा मिल गया, क्या करोगे आप, दवाई दोगे, इलाज करोगे, क्या करोगे उसके साथ, या उसे ऐसे ही छोड़ दोगे। तो इस तरह की कुछ कहानियां सुनाई कोहेलबर्ग साहब ने बच्चों को, और उनसे उन कहानियों के आधार पर नैतिकता से संबंधित क्वेश्चन पूछे। बच्चों ने जैसे जवाब दिए उस आधार पर कोहेलबर्ग ने बताया कि बच्चों का नैतिक विकास इस तरह से होता है और इन इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उनकी बात हम आगे करेंगे। समझ में आई कोहेलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत किस आधार पर दिया था, किस तरह से दिया था, बच्चों को कहानी सुनाई थी। एक फेमस कहानी उनकी ये है उनकी एक फेमस कहानी, इसकी अब बात करेंगे। कोहेलबर्ग विभिन्न आयु के बच्चों की नैतिकता को समझने के लिए उन्हें कहानियां सुनाया करते थे, नैतिकता पर आधारित कहानियां सुनाया करते थे, और उसके बाद उन कहानियों पर आधारित
कुछ नैतिक प्रश्न किया करते थे। क्या ये करना सही है? क्या ऐसा हमें करना चाहिए? क्या समाज ऐसा करने की अनुमति देता है? ऐसा ही क्यों करना चाहिए? तो इस तरह से नैतिकता से आधारित कुछ बच्चों से क्वेश्चन किया करते थे कोहेलबर्ग साहब। और जो बच्चे उन प्रश्नों के उत्तर देते थे, उन उत्तरों के आधार पर कोहेलबर्ग ने बच्चों की नैतिकता को समझा कि इस आयु के बच्चों की इतनी नैतिकता होती है, इस आधार पर ये सही गलत के बीच निर्णय लेते हैं। तो जो उनकी कहानियां थी उसमें से एक प्रसिद्ध कहानी ये है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ प्रसिद्ध कहानी के। अब ये कौन है? एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। वाइफ को एक कैंसर हो गया है, एक विशेष तरह का मान लीजिए कैंसर हो गया है वाइफ को। और ये कौन है? हिंज साहब है। हिंज साहब है ये। हस्बैंड का नाम क्या है? हिंज है। इनकी वाइफ को हो गया है कैंसर। अब ये पहले ट्रीटमेंट वगैरह करा रहे हैं तो इनके पास अब पैसे नहीं रहे हैं। अब इन्हें पता चला कि कैंसर इस स्टेज पर पहुंच गया है कि एक विशेष दवाई, बस एक इंसान है इस दुनिया में जो उस दवाई को बनाता है। अगर वो दवाई आप अपनी बीवी को खिला देंगे तो आपकी बीवी ठीक हो जाएगी। अब हिंज उस दवाई विक्रेता के पास जाता है, उस स्टोर वगैरह पर जाता है, उस पर्सन के पास जाता है जो उस दवाई को बनाता है। उस दवाई का रेट है 200 रुपये, $200 मान लो आप, $200। उस दवाई का रेट है $200। लेकिन चूंकि वो अकेला इंसान है, $200 दवाई बना रहा है, उसे बेच रहा है $200 में, लेकिन उसे पता चलता है कि आजकल उसकी दवाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है और अकेला मैं ही हूँ जो इसे बना रहा हूँ। तो वो उसे उनकी जो दूसरों की जो समस्याएं हैं उनका फ़ायदा उठाकर, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर $2000 में बेचना शुरू कर देता है अपनी मर्जी से कि मेरी दवाई है, आपको ज़रूरत है तो आप $2000 में लो। तो हिंज उसके पास जाता है कि मेरे पास $200 हैं और आप मुझे ये दवाई दे दीजिए। वो कहता है नहीं जी, हमारी दवाई $2000 की हो गई। हिंज ने कहा $2000 की, चलो मैं पैसे इकट्ठे करता हूँ। तो ये हिंज साहब गए, उधार वगैरह लिया इन्होंने, अपनी मेहनत की कुछ उधार मांगा, तो इन्होंने $1000 इकट्ठे कर लिए इन्होंने, हिंज साहब ने। अब $1000 इकट्ठे करने के बाद ये उसके पास गए, विक्रेता के पास, कि मेरे पास $1000 हो गए हैं, अब मेरी बीवी मर जाएगी अगर उसे दवाई नहीं मिली, कुछ ही टाइम बचा है उनके पास, या तो आप मुझे $1000 में ये दवाई, $1000 जो रुपीज़ है, मेरे रुपीज़ क्यों बोल रहा हूँ मैं, आदत पड़ गई है इंडियन में रह रह के। तो ये जो $1000 हैं इन्हीं में आप मुझे दवाई दे दीजिए, या तो फिर $1000 मैं आपको बाद में दे दूंगा, आपकी मर्जी है, उधार दे दीजिए मुझे। लेकिन वो ये कहता है कि नहीं, $2000 लाओ तब मैं आपको दवाई दूंगा, अगर नहीं ला सकते तो आपकी बीवी मर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो हिंज नाराज होकर चला जाता है गुस्से में, और रात को आता है और उसके जो स्टोर है उसे तोड़कर दवाई चुरा कर ले जाता है और अपनी बीवी को खिला देता है। तो अब इस तरह की कुछ कहानियां कोहेलबर्ग साहब बच्चों को सुनाया करते थे। अब फिर बच्चों से उन्होंने क्वेश्चन किया करते थे कि बताओ बच्चों, क्या हिंज ने सही किया या हिंज ने गलत किया? क्या चोरी करना सही है या क्या हिंज को चोरी करना चाहिए थी उस आधार पर, उस जगह पर? क्या उस दवाई को इस रेट में बेचना सही है? तो इस तरह से बच्चों से नैतिक प्रश्न किया करते थे कोहेलबर्ग साहब, और उनके आधार पर वे बच्चों की नैतिकता की जानकारी करते थे। तो देखो, $2000 की थी, हिंज के पास $1000 ही आए, लेकिन उसने क्या किया, वो औसत जो विक्रेता था उसका स्टोर तोड़कर घुस गया और दवाई चुरा ली। तो हिंज साहब ने, अब आप तो कहेंगे हिंज ने बिल्कुल सही किया, आप तो बीएड कर रहे हैं, आप यही तो कहेंगे हिंज ने तो सही किया, उसकी गलती है, महंगी बेच रहा है और दूसरा किसी की समस्या नहीं समझ रहा। आप क्यों कहेंगे ये? क्योंकि आपकी नैतिकता का विकास हो गया है, आपका नैतिक विकास हो गया है। 16-17 साल तक की आयु आते आते नैतिकता का विकास जनरली हमारा हो जाता है, लेकिन उसमें हम नई नई चीज़ें जोड़ते रहते हैं। नैतिकता का विकास कभी नहीं रुकता, वो आप जानते ही हैं, जन्म से लेकर मरण तक चलता रहता है। तो आप ये कहेंगे कि हिंज ने सही किया, क्यों कहेंगे, उसकी आप व्याख्या करेंगे अपने तहत। लेकिन जो छोटा बच्चा है जिसकी नैतिकता का विकास नहीं हुआ है, हम ये समझना चाहते हैं कैसे कैसे नैतिकता का विकास बच्चों की होता है, तो उसके तो अलग अलग विचार रहेंगे। तो इस तरह से कोहेलबर्ग ने कहानियां सुनाई बच्चों को, और उन कहानियों के आधार पर जो बच्चों ने उत्तर दिए, उन उत्तरों के आधार पर कोहेलबर्ग ने कहा कि बच्चों का जो नैतिक विकास होता है वो 3 स्तरों में होता है और 6 अवस्थाओं में होता है। 3 तो लेवल्स होते हैं और 6 स्टेजेस होती हैं। CTET का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि कोहेलबर्ग के अकॉर्डिंग कितने लेवल्स हैं और कितने स्टेजेस हैं। बच्चा नैतिकता के विकास की प्रक्रिया में 3 स्तरों से होकर गुजरता है, 3 लेवल से, ये 3 लेवल हैं, और 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। समझ रहे हो? अलग अलग लेवल की अलग अलग विशेषता है, अलग अलग अवस्था की अलग अलग विशेषता है। 4 से 10 वर्ष का बच्चा पहले स्तर पर रहेगा,
10 से 13 वर्ष का बच्चा दूसरे स्तर पर रहेगा, और 13 वर्ष से ज़्यादा का जो बच्चा हो जाता है टीन एज में, वो तीसरे स्तर पर रहता है। मोबाइल खींचने वाली जो आयु होती है, फोटो खींचने वाली आयु, टीन एज आपकी ठीक है, समझ गए होंगे आप, किशोर अवस्था। और 6 अवस्थाएं, बच्चा इन 6 अवस्थाओं से भी होकर गुजरता है। प्रत्येक स्तर से 2 अवस्था जुड़ी होती हैं। पहले स्तर में बच्चा इन 2 अवस्थाओं में रहता है, दूसरे स्तर में बच्चा इन 2 अवस्थाओं में रहता है, तीसरे स्तर में बच्चा इन 2 अवस्थाओं में रहता है। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। कोहेलबर्ग की पेपर में आप चाहे कैसे भी लिख दें, ऐसे लिखना बेहतर रहता है, लेकिन बच्चे ऐसे जल्दी समझते हैं कि 3 स्तर है, ये 3 स्तर हैं और ये 6 अवस्थाएं हैं। तो पेपर में आप ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 स्तरों में बांटा कोहेलबर्ग ने और 6 अवस्थाओं में बांटा। 3 स्तर से मतलब पहले स्तर में बच्चों को नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं रहता। जिस आयु में बच्चों को नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं रहता, उस आयु में बच्चे 2 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। दूसरे स्तर में बच्चों को नैतिकता का ज्ञान हो जाता है। जब बच्चों को नैतिकता का ज्ञान हो जाता है, उस आयु में बच्चे 2 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। उसके बाद बच्चे नैतिकता के नियम खुद बनाने लगते हैं, उनके बारे में सोच विचार करने लगते हैं। तो जब बच्चे क्रिएटिव हो जाते हैं, उस स्तर में भी बच्चे 2 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। इस प्रकार कोहेलबर्ग ने कहा कि बच्चे नैतिकता के विकास की प्रक्रिया में कुल 3 स्तरों और 6 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। 3 लेवल्स और 6 अवस्थाएं। अब ये 3 लेवल और अवस्थाएं क्या है, तीनों के बारे में अब आसानी से समझते हैं। हल्का सा बता देता हूं, आपके याद रहेगा। इस स्तर पर, पहले स्तर पर पूर्व परंपरागत जो नैतिक स्तर होता है हमारा, इस पर बच्चों में नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं होता। बच्चों को पता ही नहीं होता समाज के नैतिक नियम भी कुछ होते हैं। बस उनके माता पिता जो कह रहे हैं, जो देख रहे हैं अपनी मर्जी से, वे काम कर रहे हैं। नैतिक नियमों को उन्हें कुछ नहीं पता होता कि समाज के भी कुछ नैतिक नियम होते हैं, जैसे चोरी करना गलत है, दूसरे की मदद करनी चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए किसी को। तो ऐसे नियम उन्हें नहीं पता होता बच्चों को। दूसरी बात है ये दूसरा स्तर, इसमें बच्चों को समाज के नैतिक नियमों का पता चल जाता है, और वे मानते हैं बच्चे कि हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना। जैसे हमें दूसरे कह रहे हैं ना नैतिक नियमों का पालन करना है, तो वैसे ही नैतिक नियमों का हमें पालन करना है। खुद में नैतिक नियमों के बारे में नहीं सोचते सही है या गलत है, जैसा दूसरों ने बताया बच्चे डायरेक्ट वो कर देंगे। तीसरे स्तर पर बच्चे उन नैतिक नियमों के बारे में खुद सोचने लग जाते हैं कि क्या ये समाज के नैतिक नियम सही हैं, कि हमें जो बच्चे हैं उनकी पिटाई करनी चाहिए, अगर बच्चों को हम पिटाई नहीं लगाएंगे तो वे बिगड़ जाएंगे, या हमें बच्चों को सारी सुविधाएं नहीं देनी चाहिए, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, आवारा हो जाते हैं, या हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए हमेशा। तो जो भी नैतिक नियम है हमारे समाज के, क्या वे सही हैं क्या गलत हैं, या उनमें परिवर्तन होना चाहिए। तो इस स्तर पर बच्चे ये सोचने लग जाते हैं। यहाँ पर बच्चों को नैतिक नियमों की जानकारी नहीं होती, यहाँ पर नैतिक नियमों की जानकारी होती है, डायरेक्ट में उसे मान लेते हैं। यहाँ पर नैतिक नियमों की जानकारी होती है, वे उसका विश्लेषण संश्लेषण करते हैं, खुद देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है, क्या उसमें परिवर्तन करना चाहिए। तो इन 3 स्तरों में ये डिफरेंस है, और 3 स्तरों में बच्चे ये 2-2 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। अब इन अवस्थाओं की भी बात करते हैं, ठीक है। अब आसानी से सभी स्तरों और अवस्थाओं का डिस्कस करेंगे, अब आप समझ लेंगे। सबसे पहला स्तर तो यही है, पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर। 4 से 10 वर्ष की आयु का बच्चा इसमें रहता है। इसमें क्या होता है, बच्चों को नैतिकता का ज्ञान नहीं होता कि नैतिक नियम भी कुछ होते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। उन्हें बस इस अवस्था में बच्चों को नैतिकता अनैतिकता का कुछ नहीं पता होता। बच्चे बस अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने शरीर को दुखों कष्टों से बचाने के लिए, ज़्यादा चीज़ें प्राप्त करने के लिए, कोई भी चीज़ उन्हें पसंद है उसे लेने के लिए, मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने शरीर को कष्टों वगैरह से बचाने के लिए काम करते हैं। इस अवस्था में बच्चे, समझ रहे हो, इस स्तर में, अवस्था नहीं कह सकते हम, स्तर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोहेलबर्ग ने स्तर और अवस्थाएं अलग अलग कर दिया है। दूसरे सिद्धांत में तुम कह सकते हैं। चलो, ये बात आपने समझी। इस एज में बच्चों को नैतिकता का ज्ञान नहीं होता, बस बच्चे दुखों से बचना चाहते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, इसलिए वे सही गलत के बीच निर्णय लेते हैं इन 2 बातों को आधार पर रखकर। तो इस स्तर में बच्चे 2 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, दंड व आज्ञा पालन अभिमुखता। देखो कभी कभी अभिमुखता की जगह पर आपको यह भी देखने को मिल जाएगा अभिविन्यास। तो अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, दंड व आज्ञा पालन अभिविन्यास या अभिमुखता। इसमें क्या होता है, बच्चे दंड से बचने के लिए सही गलत के बीच निर्णय लेते हैं। वे दंड नहीं चाहते, अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते, उनके माता पिता उन्हें डांट लगाए, उनकी पिटाई लगाए। तो बच्चे दुखों से कष्टों से बचाना चाहते हैं अपने शरीर को, और उस आधार पर वे सही गलत के बीच निर्णय लेते हैं।
इस अवस्था में। अगर इस अवस्था का कोई बच्चा कोहेलबर्ग के वो जो हमारा हिंज वाली कहानी है उसे सुनता है, तो इस अवस्था में अगर कोई बच्चा है तो वो निर्णय देगा कि हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस उसे डंडे मारेगी, समाज उसकी पिटाई लगाएगा। तो इस एज में जो बच्चा होता है वो हमेशा सोचता है कि हमारे शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए, शरीर को कष्ट से बचाना है। तो वो ये कहता हिंज को दवाई नहीं चुरानी चाहिए, नहीं तो पुलिस उसे डंडे से पीटेगी, कष्ट होगा उसके शरीर को। समझ रहे हो। दूसरी अवस्था है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिविन्यास। अगर इस अवस्था में कोई बच्चा है तो वो हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, जो चीज़ उसे चाहिए वो लेना चाहता है। दूसरे उसके पड़ोसी का कोई खिलौना उसे पसंद आ गया तो चुरा लेगा। तो इस एज के जो बच्चे होते हैं उनमें चोरी करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आप ये सोचो, देखो ध्यान से, इस एज के बच्चे चोरी करते हैं, इसके बाद चोरी करना बंद कर देते हैं। क्योंकि इस अवस्था में, इस एज में बच्चे एक अवस्था में रहते हैं, आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अवस्था। इसमें बच्चे अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, जो चीज़ उन्हें चाहे पसंद है वो उन्हें लेनी है। तो अगर कोई बच्चा इस अवस्था में है, अगर कोई बच्चा इस अवस्था में है, वो ये कहेगा कि हिंज को दवाई चुरा लेनी चाहिए क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है और वो अपने बीवी के साथ रह सकेगा। हो सकता है उसे चोट वगैरह लगे, या हो सकता है उसे कुछ साल जेल में रहना पड़ जाए, बाद में तो वो खुश रहेगा। इसका मतलब बाद में तो उसकी इच्छाएं पूर्ति हो गई। उसकी इच्छा है बीवी के साथ खुश रहना, हिंज की। दूसरी इच्छा है उसकी दवाई चुराना, तो उसे दवाई भी चुरा लेनी चाहिए और बीवी के साथ खुश भी रहना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी होता रहे। तो समझ रहे हो। पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर में बच्चों को नैतिकता का ज्ञान नहीं होता, वे बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और अपने शरीर को कष्टों से, दुखों से बचने के लिए निर्णय लेते हैं सही गलत के बीच और काम करते हैं। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे दंड दे दिया जाएगा, शरीर को कष्ट होगा, इसका मतलब वो इस पहली अवस्था में है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहता है कि कोई बात नहीं, अगर दंड थोड़ा बहुत मिल भी गया, उसकी इच्छाओं की पूर्ति तो हो जाएगी, जो उसे चाहिए उसे कर लेना चाहिए, इसका मतलब वो इस अवस्था में है बच्चा, आत्मभिरुचि तथा प्रतिफल अवस्था में। समझ में आई बात। अब दूसरे स्तर और अवस्थाओं की बात करते हैं। दूसरा स्तर है हमारा परंपरागत नैतिक स्तर। इस स्तर में क्या होता है, बच्चों को नैतिकता का ज्ञान तो हो जाता है, बच्चों को पता चल जाता है समाज ने पहले से ही कुछ नैतिक नियम बनाए हुए हैं, जैसे चोरी नहीं करना, हमें धोखा नहीं देना दूसरे को, बड़ों का सम्मान करना है, डांटना नहीं है, छोटे को काम बताना है, सहानुभूति दिखानी है और हमें वृद्धों की सेवा करनी है। इस तरह से कि समाज ने कुछ नैतिक नियम बनाए हुए हैं और वे नैतिक नियम, जो नैतिक नियम समाज ने बनाए हुए हैं, उनका हमें पालन करना होता है। मतलब इस अवस्था में बच्चों को पता चल जाता है कि समाज के नैतिक नियम है, लेकिन बच्चे उन नैतिक नियमों का विश्लेषण नहीं करते। जैसा दूसरों ने उन्हें बताया, वे दूसरों के सामने अच्छा बन के रहना चाहते हैं। जैसा दूसरों ने उन्हें बताया, बड़ों ने, वे उस काम को ऐसे ही कर देते हैं। मम्मी पापा ने बताया चोरी नहीं करनी, तो बच्चे ने ठीक है जी चोरी नहीं करेंगे। पापा ने बताया जीव हत्या नहीं करते, या हमारे जो पप्पी है, कुत्ता वगैरह है, उसे चोट नहीं पहुंचाते, ठीक है जी नहीं पहुंचाएंगे। तो इस अवस्था में बच्चे दूसरों के सामने अच्छा बनकर रहना चाहते हैं, और जैसे दूसरे उन्हें नैतिक नियमों को बताते हैं कि नैतिक नियम ऐसे होते हैं, बच्चे सीधे सीधे उन्हें मान लेते हैं। समझ में आई बात। इस अवस्था में, इस स्तर पर, इस स्तर पर बच्चों को नैतिकता का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन उनकी नैतिकता दूसरे बाह्य कारकों पर निर्भर होती है, खुद वे नैतिकता के नियमों का विश्लेषण नहीं करते। तो इस स्तर में भी बच्चे दो अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। पहला है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। इस अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था में क्या होता है, बच्चे अपने, उनके जो आसपास के लोग हैं उनके सामने अच्छा बनकर रहना चाहते हैं, ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे वे खुश हो जाएं। मतलब जो काम वे करने के लिए कहते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे कि दूसरे उनकी इज्जत करें, दूसरे उनका सम्मान करें, दूसरों के सामने में अच्छा बनकर रहना चाहते हैं। अपने आसपास वालों के लिए, माता पिता, अपने परिवारजनों के लिए में अच्छा बनकर रहना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा इस अवस्था में है ना, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में, तो वो बच्चा ये कहेगा कि हिंज को दवाई चुरा लेनी चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी उसे अच्छा समझेगी, उसकी पत्नी उसका सम्मान करेगी, उस पर गर्व करेगी, बाकी कुछ भी होता रहे। इस आयु के बच्चे, इस अवस्था के बच्चे अपने परिवारजनों के सामने अच्छा बनकर रहना चाहते हैं, इज्जत कमाना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास। अब इस अवस्था में क्या होता है, बच्चों को समाज के नियमों के जानकारी मिल जाती है और ये पता चल जाता है कि समाज के नियम हमारी भलाई के लिए होते हैं और उनका पालन करना चाहिए हमें।
तो बच्चे इस अवस्था में ये सोचते हैं कि समाज के नियमों का निर्माण हमारी भलाई के लिए किया गया है और हमें इन नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस अवस्था का अगर कोई बच्चा होगा वो ये कहेगा कि हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से समाज के नियम टूट जाएंगे और समाज के नियमों के तहत ये सही नहीं है। आ रही है ना बात समझ में? यहाँ का बच्चा कहेगा उसे चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी उस पर गर्व करेगी। यहाँ वाला बच्चा कहेगा कि समाज के नियमों के तहत नहीं करनी चाहिए। तो इस आयु में बच्चों को समाज के नियमों, इस स्तर पर बच्चों को समाज के नियमों का पता तो चल जाता है, लेकिन बाह्य कारकों पर, दूसरों पर निर्भर करती है उनकी। इस अवस्था में तो उनके माता पिता, परिवारजनों पर निर्भर करती है। इस अवस्था में समाज के लोगों पर निर्भर करती है उनकी सोच, उनकी नैतिकता। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा तीसरा स्तर है, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी। 13 साल का जब बच्चा हो जाता है, उससे ज्यादा का ये होता है, तो ये टीन एज होती है, फोटो खींचने वाली आयु। बच्चे मोबाइल लेकर फोटो खींचते रहते हैं, शीशे के सामने खड़े रहते हैं। तो इस आयु में बच्चों का क्या हो जाता है, अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। हमने पियाजे की थ्योरी में पढ़ा था, अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन मतलब बच्चे उन चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जो उनके सामने नहीं है, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, जैसे सामाजिक विचार, भगवान, आत्मा, परमात्मा, हमारे कर्म कैसे हैं, इन चीजों के बारे में, धार्मिकता। तो जिन चीजों का कोई वस्तुओं का स्वरूप नहीं है, उनके बारे में बच्चे चिंतन मनन करने लग जाते हैं, उसे हम अमूर्त चिंतन बोलते हैं। समझ में आई बात? तो इस स्तर पर क्या होता है, बच्चों को नैतिकता का तो ज्ञान हो ही जाता है, इससे पहले लेवल पर ही हो जाता है। तो इस लेवल पर बच्चे उनका विश्लेषण संश्लेषण करते हैं खुद अपने विवेक के अनुसार। जो नैतिक नियम है उनका अपने विवेक, अपने अनुभव, अपनी बुद्धि के अनुसार चिंतन मनन करते हैं, विश्लेषण संश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, किस स्थिति के लिए ठीक है, किस स्थिति के लिए गलत है। मतलब बच्चे डायरेक्ट नियम को नहीं मानेंगे। मैं अगर किसी स्थिति में है, क्या हमें इस इंसान की मदद करनी चाहिए या क्या हमें चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो बच्चे खुद अपने अनुभव के अनुसार सोचेंगे, अगर हम करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा। खुद अपने अनुभव के अनुसार नियमों का विश्लेषण करेंगे, अपनी स्थिति के अनुसार सोचेंगे, समझेंगे, तर्क वितर्क करेंगे अपने मन में, तब जाकर वे एक निर्णय लेंगे कोई, हाँ ये काम करना सही है। और जो निर्णय वे लेंगे ना, उस पर अटल रहेंगे, वे हमेशा अटल रहेंगे और अपने निर्णय को दूसरों को मनवाने की भी कोशिश करेंगे, और उसके लिए वे समाज के विरोधी भी हो जाते हैं। कभी कभी वे पूरे समाज के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। इस जो टीनेज के, युवावस्था के जो बच्चे होते हैं, वे समाज के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं कि तुम्हारे ये नियम है, इनसे इनका नुकसान हो रहा है। यही कारण होता है क्योंकि बच्चे चिंतन मनन करके अपने खुद के नियम बनाते हैं, और समाज के जो गलत नियम है उन्हें लगता है कि इन नियमों को होने का कोई फायदा नहीं है, इन नियमों से समाज का भला नहीं हो रहा, ये समाज के पुरानी परंपराएं चलती आ रही है जिससे समाज का नुकसान हो रहा है, आजकल ये नियम होने चाहिए। तो बच्चे उन नियमों को मनाने के लिए विद्रोह भी करने लगते हैं। ये नैतिक स्तर पर ये सब चीजें होती है। समझ में आई बात? अब ये जो नैतिक स्तर होता है, इस स्तर पर भी बच्चा दो अवस्थाओं से होकर गुजरता है। नैतिक स्तर जो हमारे उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर की ये पहली अवस्था है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। वैसे ये 5वीं अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे ये सोचते हैं कि समाज के जो नियम होते हैं वे लोगों की भलाई के लिए होते हैं, हमें नियमों का पालन करना चाहिए सामान्य रूप से। लेकिन अगर किसी नियम से किसी का नुकसान हो रहा है तो उस नियम को समाज में होने का कोई फायदा नहीं, उसमें बदलाव किया जा सकता है। ये सिंपल से स्तर पर सोचते हैं, आसान से सीधा सीधा सा सोचते हैं कि समाज के नियम लोगों की भलाई के लिए, सामान्य रूप से हमें उनका पालन करना चाहिए। लेकिन अगर किसी नियम से समाज का भला नहीं हो रहा या लोगों का भला नहीं हो रहा तो उस नियम को मानने का कोई फायदा नहीं है, उस नियम को मत मानो। इनका मानना ये है। तो हिंज के बारे में ये कहते हैं कि उसे दवाई चुरा लेनी चाहिए थी, क्योंकि सिर्फ एक नियम टूटने से फायदा है कि उसकी बीवी की जान बच जाए। उसकी बीवी की जान बचना ज्यादा जरूरी है समाज का एक नियम टूटने से। आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इस स्तर पर बच्चे सिंपल से लेवल में सोचते हैं, आसान से लेवल में सोचते हैं कि समाज के नियमों का पालन होना चाहिए, नहीं हो अगर कोई गलत है नियम तो उसका पालन मत करो। वो हम अपनी स्थिति के अनुसार देखो कि क्या पालन करना सही है, क्या नहीं सही है। सबसे उच्च, सबसे व्यापक स्तर कौन सा होता है? सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ये 6ठी अवस्था होती है, सबसे ऊंची अवस्था होती है ये। इस अवस्था में बच्चे नैतिक मापदंडों, पूरा चीज जो मैंने यहाँ पर बताया था ना, पूरा विद्रोह वगैरह कर देते हैं बच्चे, वो सब यहाँ पर करते हैं। इस अवस्था में बच्चे व्यापक स्तर पर सोचते हैं, नैतिक नियम कब से बने हैं, किसने बनाए हैं,
ऐसी समाज में क्या स्थितियां रही, नैतिक नियम बने, वे नैतिक नियम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितने सही हैं, आजकल कितने फायदेमंद हैं, नैतिक नियम पूरे समाज के लोगों के लिए हैं। तो सामाजिक सार्वभौमिक जो नैतिक नियम है, जो हमारे व्यक्तिगत अधिकार हैं, उन्हें तो नहीं छीन रहे, मतलब वे व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर बच्चे सोचते हैं। तो इस स्तर पर भी बच्चे यही बात कहेंगे कि हिंज को दवाई चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो एक नियम टूट रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनकी जो एक्सप्लेनेशन होगी, व्याख्या होगी, वो ज़्यादा गहन होगी, ज़्यादा स्पष्ट होगी और अपनी बात मनवाने वाली होगी कि तुम भी मेरी बात मानो, थोड़ा एक फोर्सफुल वाली होगी। इस लेवल के बच्चे ये कहेंगे कि हिंज को दवाई चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन की रक्षा करना संपत्ति के अधिकारों की तुलना में अधिक मूल्यवान है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, एक नियम टूटने से अच्छा है किसी की जान बचना, सीधी सीधी सी बात करी थी। लेकिन यहाँ पर वे व्यापक गहन विश्लेषण संश्लेषण करके बात करते हैं कि हमारे जो मानव जीवन की रक्षा करना, किसी के मानव जीवन की रक्षा करना संपत्ति के अधिकारों की तुलना में अधिक मूल्यवान है। तो उन दोनों की तुलना के आधार पर हम कह सकते हैं मानव जीवन की रक्षा हमें करनी चाहिए। अगर हिंज चोरी नहीं करता तो वो सजा से तो बच जाएगा, लेकिन अपने जो नैतिक विवेक है, एक उसका पारिवारिक, अपने परिवार की सुरक्षा करने का जो विवेक है, उस पर वो खरा नहीं उतरेगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर बच्चा सेम बात कहेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कि नियम टूट रहे हैं तो टूट जाओ, हमें उसकी जान बचानी चाहिए, क्योंकि समाज के नियम हमारी भलाई के लिए बने हैं, अगर वे हमारा भला नहीं कर रहे तो तोड़ दो उन्हें। लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होगी। यहाँ पर तो वो सीधी सीधी बात करेगा, उसे कर लेना चाहिए, और यहाँ पर वो व्यापक स्तर पर बात करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, नैतिकता वगैरह की। जो व्यापक बातें वो कर सकता है, हमारे अधिकार, सार्वभौमिक अधिकार, मानवीय अधिकार, सामाजिक अधिकार ऐसे ऐसे हैं, तो सामाजिक अधिकारों की तुलना में हमारे मानवीय अधिकार ऐसे होते हैं, सामाजिक अधिकारों का मानवीय अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह से। और यहाँ पर बच्चा विद्रोह भी करेगा, मेरी बात मानो, वो विद्रोह करेगा समाज के खिलाफ। तो समाज के खिलाफ जो बच्चे खड़े होते हैं वे इस अवस्था में होते हैं। समझ में आ रही है ना बात? ये हमारा इसका कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था। इसमें 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई। तीनों के बारे में हल्का सा एक बार और बता देता हूं आपको। पहला है पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर। इसमें क्या होता है, बच्चों को नैतिकता का ज्ञान नहीं होता, बस में जो काम करते हैं ना, निर्णय लेते हैं सही गलत के बीच, वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और खुद को कष्टों से दूर रखने के लिए करते हैं। इस अवस्था में अगर कोई बच्चा होगा तो वो शरीर को अपने कष्टों से बचाएगा, चाहे काम वो जो कर रहा है सही है या गलत है उसे नहीं फर्क पड़ेगा, बस उसके शरीर को कष्ट नहीं होने चाहिए। इस अवस्था में बच्चा जो होगा वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करेगा, चाहे काम सही है या गलत है, उसे नहीं पता होता चोरी करना गलत है, पता ही नहीं होता उसे, बस उसे वो गुड़िया चाहिए दोस्त की, वो ले लेगा उसे। परंपरागत नैतिक स्तर में बच्चों को पता चल जाता है कि चोरी करना गलत होता है, नैतिक नियम होते हैं समाज के कुछ, उन नैतिक नियमों को हमें मानना चाहिए। यहाँ पर बच्चा नैतिक नियमों को मानता है क्योंकि वो दूसरों के सामने अच्छा बन के रहना चाहता है। यहाँ पर बच्चा नैतिक नियमों को मानता है क्योंकि समाज के लोगों ने उसे बताया कि नैतिक नियम, समाज के नियम जो बने हैं वे भलाई के लिए बने हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। तो इस अवस्था में बच्चों को नैतिक नियमों का ज्ञान हो जाता है, लेकिन वे दूसरों के आधार पर नैतिक नियमों को मानते हैं, जो दूसरों ने कहा है उसके आधार पर मानेंगे, अपनी कोई उनकी इच्छा नहीं होती, अपनी कोई उनकी सोच नहीं होती कि क्या करना सही है क्या करना गलत है। इस स्तर पर बच्चे नैतिक नियम के बारे में पता चल जाता है कि नैतिक नियम होते हैं, और वे उनका अपने लेवल पे विश्लेषण संश्लेषण करने लगते हैं, खुद से सोचने लगते हैं क्या करना सही है क्या करना गलत है, क्या नैतिक नियम सही है, क्या नैतिक नियम होने चाहिए तो क्या उनमें बदलाव होना चाहिए। नैतिक नियमों का खुद विश्लेषण करने लगते हैं, क्यों आए ये, कैसे आए, कब आए, किसने रखे, हम इन्हें चेंज क्यों नहीं कर सकते, हम तो करेंगे, ऐसी चीजें। पहली अवस्था में अगर बच्चा होगा इसमें, तो बच्चा ये सोचेगा कि नैतिक नियम का पालन करना चाहिए, लेकिन अगर नैतिक नियम से किसी का बुरा होता है तो वो नैतिक नियम तोड़ देना चाहिए, यहाँ पर ये समझेगा। यहाँ पर बच्चा यही कहेगा कि नैतिक नियम से किसी का बुरा होता है तोड़ देना चाहिए, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर तो सिंपल सी बात करेगा, यहाँ पर वो व्यापक लेवल की पूरे समाज को, संसार को लेकर बात करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, दार्शनिक के रूप में बात करेगा और अपनी बात दूसरों से मनवाना चाहेगा। उसके लिए वो विरोध पर भी उतर आता है, समाज का विरोध भी करने लगता है कभी कभी वो। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था ये वाले कि नैतिक नियम क्या होते हैं, कोहेलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत है जो, उसकी व्याख्या कीजिए।
आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। बाकी बच्चे जो कमेंट करते रहते हैं सर मुझे नोट्स वगैरह चाहिए, तो जो नंबर दिया हुआ है देखो, आप कमेंट करते हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। यूनिवर्सिटी वगैरह का नाम बताइए, स्पेशली आप जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके लिए आप नोट्स ले सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।